मैं संतोष नाग सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कौन वाला करेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल मॉडल सेट 5-5 सेट में निकाला गया था, लेकिन इस साल एक एक सेट में निकाला गया है। तो पिछले साल देखिए यहाँ पर शाब्दिक परीक्षा 2021-22 दिया गया है, विषय अर्थशास्त्री है, उसके इम्पोर्टेंट इस एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसमें कुल 40 प्रश्न रहेगा, कुल 40 का 40 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए एक एक प्रश्नों को करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि दो वस्तु x तथा y के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दिया गया है। जैसे वस्तु x है, यहाँ पर वस्तु x में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और वस्तु y है 10, 8, 6, 4, 2, 0। तो इसकी उत्पादन संभावना वक्र का आकार किस तरह का होगा, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसको ग्राफ से समझ लेते हैं कि आकार किस तरह का होता है। जैसे कि इस तरह का एक ग्राफ होता है। यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ पर y अक्ष है। ठीक है, x अक्ष में वस्तु x को ले रहे हैं और y अक्ष में वस्तु y को ले रहे हैं। देखिए जब वस्तु x में यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है, उसके बाद वस्तु y क्या है, 10 है। देखिए 10 तो ऊपर में होगा, 10, फिर है कितना 8 है, फिर कितना है 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है। देखिए जब वस्तु x 0 है तो वस्तु y 10 है। जब वस्तु x 0 है तो वस्तु y यहाँ पर 10 है इस बिंदु पर। जब वस्तु x 1 तो वस्तु y 8 यानी इस बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर। जब 2 है तब 6 है, जब 3 है तब यहाँ पर 4 है, और जब यहाँ पर 4 है तब यहाँ पर 2 वस्तु है। यहाँ पर जो 5 है तब यहाँ पर इस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ किस तरह का बन रहा है, इस तरह का यहाँ पर ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बन रहा है। इसको फ्रेश में यहाँ पर ऊपर में दिखा रहे हैं, ग्राफ इस तरह का बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु, और यहाँ पर मूल बिंदु की ओर क्या बन रहा है, अवतल बन रहा है। ठीक है, यानी मूल बिंदु की ओर अवतल हो रही है, और साथ में देखिए यहाँ पर ये घट रहा है। ठीक है, घट रहा है यानी ऋणात्मक ढाल बना रहा है। तो मूल बिंदु की ओर अवतल होती है और ऋणात्मक ढाल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर अवतल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या होती है। 3 केंद्रीय समस्या क्या क्या होती है? पहली समस्या ये होती है कि क्या उत्पादन करे। दूसरी समस्या यह होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरी यहाँ पर समस्या होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, तो 3 अवस्था होती है केंद्रीय समस्याएं। तो देखिए इन 3 में से क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ऑप्शन में देखिए किसके लिए उत्पादन हो, ये उत्पादन वाला ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न के अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के अर्थशास्त्र होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। 2 प्रकार का वर्गीकरण किसने किया था, रैगनार फ्रिश यहाँ पर अर्थशास्त्री ने। तो रैगनार फ्रिश यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किस एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थशास्त्र की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। ठीक है, यहाँ पर चयन की समस्या है। ठीक है, क्या है, चयन की समस्या है, तो तकनीक का चयन की समस्या। तो जब तकनीक का चयन होते है तो क्या आंसर होता है, कैसे उत्पादन करें। तो कैसे उत्पादन करें यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 5 नंबर प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है। तो उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है किस अर्थशास्त्री के अनुसार, मार्शल के अनुसार। तो अल्फ्रेड मार्शल यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत
इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स तथा 8 यूटिल्स उपयोग मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी। देखिए अब कुल उपयोगिता निकालने बोला गया, तो कुल किस हम लोग निकालते हैं, जो भी चीज़ हम लोग कुल निकालते हैं सबको जोड़ देते हैं, तो कुल उपयोगिता में भी इसको सबको जोड़ देंगे। जैसे 15 यूटिल यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर 12 यूटिल यानी 12 प्लस यहाँ पर 10 यूटिल यानी 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 12 27, 27 और 10 यहाँ पर 37, 37 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 37 7 45 यूटिल्स यानी 45 यूटिल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर इस तरह का दर्शाया गया है बजट रेखा को। ठीक है, इसके बाद आगे है इन 2 वस्तुओं की कीमतें क्रमशः PR एवं PG है, तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी। बजट रेखा की ढाल हम लोग कैसे निकालते हैं कि X वस्तु की कीमत डिवाइड Y वस्तु की कीमत, तो X वस्तु की कीमत यहाँ पर कितना है PR बटा Y वस्तु की कीमत कितना है PG, यानी PR डिवाइड PG, तो PR डिवाइड PG यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले एक कारक नहीं है। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वस्तु की कीमत, ऑप्शन बी है संबंधित वस्तु की कीमत, ऑप्शन सी है उपभोक्ता की आय, ऑप्शन डी है साधनों की कीमत। ठीक है, तो यानी कौन प्रभावित यहाँ पर नहीं करता है, तो देखिए वस्तु की कीमत प्रभावित करती है, संबंधित वस्तुओं की कीमत भी प्रभावित करेगी, साधनों की कीमतों भी प्रभावित करेगी। वस्तु देखिए कीमत अगर ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी, संबंधित वस्तु की कीमत अगर कम हो जाएगी तो उस वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाएगी, साधनों की कीमत अगर वस्तु के निर्माण करने में ज़्यादा कीमत आएगी तो उस वस्तु की कीमत भी ज़्यादा आएगी, कीमत ज़्यादा आएगी तो उसकी मांग कम होगी, तो ये प्रभावित करते हैं। लेकिन उपभोक्ता की आय यहाँ पर स्थिर माना जाता है। ठीक है, तो उपभोक्ता की आय यहाँ पर प्रभावित नहीं कर रहा है उस अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि वस्तु X की कीमत कम होने से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है तो इन 2 वस्तुओं की मांग क्या होगी। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 वस्तु है, एक वस्तु X है, एक वस्तु X है और दूसरी वस्तु Y है। मान लेते हैं कि X वस्तु यहाँ पर चाय है और Y वस्तु यहाँ पर कॉफ़ी है। ठीक है, Y वस्तु यहाँ पर कॉफ़ी है, तो क्या बोल रहा है कि X वस्तु की कीमत कम होती है, X वस्तु की कीमत यानी चाय की कीमत कम होती है तो वस्तु Y की मांग, वस्तु Y यानी कॉफ़ी की मांग यहाँ पर बढ़ जाती है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है और इसकी प्राइस कम हो जाती है। तो इन 2 वस्तुओं को क्या कहेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर चाय की कीमत में कम हो रही है यानी चाय की डिमांड बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे कॉफ़ी छोड़कर चाय पीना शुरू कर देंगे, यानी दोनों क्या है आपस में प्रतियोगी है, तो ये वस्तु क्या कहेंगे इसको प्रतियोगी वस्तु, प्रतियोगी वस्तु यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोज की मान क्या होगी। तो कीमत लोज यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन यानी 8 जो दिया गया है डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी 5, तो 5 से डिवाइड 8 से 5 को डिवाइड देंगे तो 5 एकम 5, 3 बचे 5 30 यानी 1.6 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है। 11वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। ठीक है, लोचदार होगी यानी प्रभावित होगी। ठीक है, देखिए उस वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लें कि कोई वस्तु ए है तो ए वस्तु की कीमत अगर थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी तो लोग उस वस्तु को खरीदना छोड़ देगा, या उस वस्तु की कीमत में थोड़ी सी मात्रा में थोड़ी सी कीमत की घट जाएगी तो उस वस्तु की मांग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो उस वस्तु की मांग लोचदार होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जैसे कि जीवन रक्षक दवाई, तो दवाई देखिए दवाई सबके लिए अनिवार्य वस्तु है, अगर इसकी मूल्य घटेगी या बढ़ेगी तो पर भी लोग उसको खरीदेगा ही। नमक भी ये अनिवार्य वस्तु है तो ये भी मतलब उतना लोचदार नहीं होती है। माचिस भी अनिवार्य वस्तु है, ये भी उतना यहाँ पर अनिवार्य वस्तु नहीं। लेकिन रेफ्रिजरेटर ये क्या है, यहाँ पर आरामदायक वस्तु है। तो आरामदायक वस्तु में क्या होता है कि अगर इसकी कीमत में थोड़ी सी कमी होगी तो लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीदना शुरू कर देगा, और अगर इसकी कीमत थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो लोग इसको खरीदना छोड़ देगा, यानी इसमें लोचदार ज़्यादा होगी, यानी इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है।
12 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न रेखा चित्र से मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, शायद नीचे दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि G बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। तो देखिए मांग की लोच क्या होता है, जो मध्य बिंदु पर होता है, यहाँ पर जो बीचों बीच में यहाँ पर मांग की लोच 1 होती है, और जो पर एक्स अक्ष है यहाँ पर मांग की लोच यहाँ पर 0 होती है। यहाँ पर होती है मांग की लोच 1 से कम होती है, और यहाँ पर जो मध्य बिंदु से थोड़ा ऊपर है जो कि G बिंदु है, यहाँ पर मांग की लोच 1 से अधिक होती है, और यहाँ पर Y बिंदु पर यहाँ पर मांग की लोच अनंत होती है। तो G बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, 1 से अधिक। तो 1 से अधिक यानी देखिए तो क्या होगा, 1 से अधिक कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, ठीक है। तो ये कौन सी वस्तु है, तो कीमत अगर यहाँ पर बढ़ रहा है तो उपभोक्ता उसको अधिक मात्रा में खरीदना चाहता है। लेकिन मांग का नियम क्या है कि कीमत बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो उसकी मांग घटेगी, यानी डिमांड घटेगी। लेकिन इसमें विपरीत बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति जब वस्तु खराब हो या हीन वस्तु हो या गिफिन वस्तु तो पर भी तो ही ये संभावना होती है। तो ये वस्तु कौन सी वस्तु है, गिफिन वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपने आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, पूर्णतः लोचदार होगी। बड़ा हिस्सा खर्च करेगा तो वो सोचेगा उसके बारे में कि इसमें खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, यानी लोचदार होगा, थोड़ा सा प्रभावित होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि औसत स्थिर लागत वक्र का आकार कैसे होता है। तो देखिए औसत स्थिर लागत का वक्र का आकार इस तरह का होता है, यहाँ पर इस तरह का होता है। तो देखिए यहाँ पर एक आयत बन रहा है, और देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं परवलय का आकार किस तरह का होता है, इस तरह का परवलय का आकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आयताकार परवलय, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि 16 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब। तो देखिए यहाँ पर 3 स्थिति होती है। जब यहाँ पर औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है तो यहाँ पर सीमांत उत्पाद यहाँ पर औसत उत्पाद से अधिक होती है, ठीक है। और दूसरी स्थिति होती है जब औसत उत्पाद यहाँ पर स्थिर होती है तो सीमांत उत्पाद बराबर यहाँ पर औसत उत्पाद के बराबर होते हैं। तीसरी स्थिति ये होती है जब औसत उत्पाद यहाँ पर गिरती है तो सीमांत उत्पाद यहाँ पर औसत उत्पाद से कम होती है। तो इसमें प्रश्न क्या है कि परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है, तो जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ज़्यादा होती है। तो देखिए ऑप्शन ए, देखिए सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान होता है, ठीक है। इसको ग्राफ से भी देखेंगे, देखिए इस तरह का ग्राफ लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं क्या है, उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पाद यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कुल उत्पाद कहाँ पर अधिकतम होगा, इस बिंदु पर, इस बिंदु को ए मान लेते हैं, यहाँ पर अधिकतम होगा। तो इस बिंदु पर देखिए खींचिए तो यहाँ पर आ रहा है, तो इस बिंदु पर देखिए यहाँ पर 0, तो सीमांत उत्पाद कितना हो रहा है, 0। तो कुल उत्पादन अधिकतम कहाँ होती है, जब सीमांत उत्पादन का मान 0 होता है, सीमांत उत्पादन का मान 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू हो तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा। औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट बराबर क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट बटा उसकी मात्रा, टीपी डिवाइड क्यू। तो टीपी डिवाइड क्यू यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 19 नंबर। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट का सूत्र क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पर कुल उत्पाद में परिवर्तन यानी डेल्टा टीपी डिवाइड कुल मात्रा में परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू, ठीक है। तो डेल्टा टीपी डिवाइड डेल्टा क्यू ये क्या हो जाएगा, सीमांत उत्पाद। तो डेल्टा टीपी डिवाइड डेल्टा क्यू यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और अगर औसत उत्पाद जैसे कि देखिए टीपी डिवाइड क्यू, तो टीपी डिवाइड क्यू हो जाएगा औसत उत्पाद और डेल्टा टीपी डिवाइड डेल्टा क्यू हो जाएगा सीमांत उत्पाद। तो उस अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या है। देखिए औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट से कम होती है तो औसत लागत क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर औसत लागत कम है तो औसत लागत क्या होगी, बढ़ेगी, औसत लागत बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 स्तर की व्याख्या करते हैं, 3 स्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 22 नंबर, यहाँ पर क्या है प्रश्न है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होती है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार देखिए इस तरह का होता है, औसत लागत वक्र का आकार इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का यानी यू आकार का, यू आकार यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थायी कर्मचारी का वेतन, ऑप्शन बी है प्रति इकाई बिजली बिल, और ऑप्शन सी है दैनिक मजदूर की मजदूरी, और ऑप्शन डी है कच्चे माल पर व्यय। देखिए स्थिर लागत यानी इसकी लागत में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रति इकाई बिजली बिल, तो बिजली बिल हर महीना एक जैसा नहीं आता है, किसी महीना ज़्यादा आता है किसी महीना कम आता है, यानी परिवर्तनशील होगा, ये स्थिर नहीं होगा, ये तब सही तो नहीं होगा। दैनिक मजदूर की मजदूरी, अगर मजदूर ज़्यादा आएगा तो मजदूरी ज़्यादा लगेगी, यानी ये भी परिवर्तन होगा। कच्चे माल पर व्यय, अगर ज़्यादा वस्तु का निर्माण करेंगे तो कच्चे माल ज़्यादा आएंगे, तो ये भी परिवर्तन होगा। लेकिन स्थायी कर्मचारी का वेतन, यानी स्थायी कर्मचारी, अगर कर्मचारी 5 है तो 5 ही रहेगा, और उसका वेतन हर महीना एक जैसा रहता है, यानी स्थिर है। अगर हर महीना उसको 10,000 वेतन दे रहे हैं तो 10,000 ही देते हैं, यानी ये स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है कि यदि औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होते हैं तो औसत लागत क्या होती है। क्या है औसत लागत, यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगी, यहाँ पर औसत लागत घटेगी, न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है कि किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है। प्रति इकाई, ठीक है, प्रति इकाई प्राप्त राशि को क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राशि है डिवाइड कुल बिक्री है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगी औसत आगम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत यानी TFC और कुल परिवर्तनशील लागत यानी TVC के संबंध कौन सा कथन सी है। ठीक है, तो देखिए टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर आंसर नहीं है, यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे ले दिया गया है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब संतुलन कीमत में, देखिए यहाँ पर मांग यानी डिमांड बढ़ रहा है लेकिन वस्तु की पूर्ति यानी वस्तु जितना है उतनी मात्रा में ही है, तो तब क्या हो जाएगा, कीमत क्या होगी। अगर वस्तु की मांग ज़्यादा होगी तो लोग क्या, मतलब जो विक्रेता रहेगा, विक्रेता उस वस्तु की क्या, उस वस्तु की कीमत बढ़ा देगी, यानी कीमत में क्या होगी वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग यानी डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त क्या है। तो देखिए मांग और पूर्ति में बाजार संतुलन की शर्त क्या होती है, डी बराबर एस, डी बराबर एस जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसको अगर डी माइनस कर देंगे एस बराबर 0 यानी बी भी सही हो जाएगा, और डी बराबर एस है तो इसको डी डिवाइड एस बराबर 1 भी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। उस अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और इनमें से सभी। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या है कि किसी वस्तु की न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होती है। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होती है कि जैसे कोई कंपनी होता है या सरकार भी कोई बार करते हैं कि जैसे फसलों को रोपने से पहले ही उस फसलों की कीमत तय कर लेती है। ठीक है, उस वस्तु की कीमत तय कर लेती है, और कीमत किस तरह का तय करती है कि बाजार मूल्य से अधिक तय करती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होती है, बाजार मूल्य से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करती है। तो पूर्ति का नियम क्या होता है, जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, और फलन है यानी फंक्शनल हो जाएगा, तो यानी एस बराबर फंक्शनल ऑफ प्राइस,
फंक्शनल ऑफ प्राइस, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है। 31 नंबर प्रश्न क्या है कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत देखिए न्यूनतम सीमांत लागत के बराबर होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। तो कोई भी उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, उत्पादक क्या चाहेगा, अधिक से अधिक लाभ कमाना, यानी इसका उद्देश्य क्या है, लाभ अधिकतम करना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत, तो वस्तु की कीमत क्या होगी कि उत्पादन जारी रखता है, तो वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या होती है, तो ये सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन बी है कि मुक्त प्रवेश और निकास की सुविधा, तो पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी क्रेता या विक्रेता उस बाजार में प्रवेश कर सकता है और बाहर में निकल सकता है, यानी ये भी सही है। सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, ये तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है, ये भी सही है। वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, ये गलत बोल रहा है, यानी ये नहीं, ये विशेषता नहीं है इसका। वस्तु की मांग इसमें लोचदार रहती है, तो उस से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है। एक और एक उत्पादक यानी केवल एक विक्रेता होता है, तो केवल एक विक्रेता किसमें होता है, एकाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता अगर हो गए तो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाता है। ठीक है, तो इनके इसमें केवल एक उत्पादक यानी केवल एक विक्रेता, इसलिए एकाधिकार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एकाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में फर्मों की संख्या अधिक होती है, तो नहीं, एकाधिकार में फर्मों की संख्या एक होती है, यानी गलत बोल रहा है। ऑप्शन बी है क्या है कि एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता फर्मों की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा में बिक्री करता है। हाँ, ये सही बोल रहा है। एकाधिकार में क्या होता है कि फर्म की तुलना में एकाधिकार में विक्रेता तो एक होती है, तो इसीलिए कीमत अधिक रखता है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तु देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत यानी पी और सीमांत लागत यानी एमसी के बीच क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर जो कीमत होती है वो लागत से ज़्यादा होती है, सीमांत लागत से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं, P जो होता है MC से ज़्यादा होती है, तो इसको अगर हम करेंगे P माइनस MC इज ग्रेटर देन 0 इस तरह भी कर सकते हैं, इसको P डिवाइड MC इज ग्रेटर देन 1 इस तरह भी कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर देखिए। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है। कीमत और सीमांत लागत में समानता किसमें पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 39 नंबर प्रश्न है कि एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5, देखिए प्रति इकाई यानी एक इकाई की कितनी ले रहा है, 5 रुपया, तो 60 इकाई की कितनी लेगी यहाँ पर, 60 गुना 5, तो 60 गुना 5 कितना होगा, 300 रुपया, तो 300 रुपया यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति की क्या होगी। ठीक है, अगर किसी वस्तु की उत्पादन कर में अगर वृद्धि कर देंगे तो उस वस्तु की सप्लाई कम मात्रा में होगी, उस वस्तु की पूर्ति कम होगी, यानी पूर्ति में क्या होगी, कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए 40 से 40 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन इसका सोल्यूशन हो गया इसमें। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।